नमस्कार साथियों, एनआईएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक्रेडिटेशन सिस्टम के बारे में। एनआईएस में कोई भी स्कूल, एनजीओ अगर एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो एनआईएस ने एक डेडिकेटेड पोर्टल एक्रेडिटेशन के लिए तैयार किया है। एक्रेडिटेशन का सिस्टम एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है जो रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ऑनलाइन फीस पेमेंट, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट पे कमेंट, ई सर्विसेज, एक्रेडिटेशन, रिन्यूअल फीस पेमेंट, री एक्रेडिटेशन, डिस एक्रेडिटेशन सभी को इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और ई एक्रेडिटेशन के नाम से इस पोर्टल पे सभी के लिए अवेलेबल कराया है। एनआईएस में एक्रेडिटेशन के लिए जो ये सिस्टम तैयार किया गया है उसका बेसिक पर्पस है जो एनआईएस में छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, शिक्षार्थी जो एनआईएस के एकेडमिक, वोकेशनल और ओबी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए स्कूल्स, एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द लर्नर्स, एनआईएस ने जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के एफिलिएटेड स्कूल्स लाइक सीबीएसई स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स, उन स्कूल्स को चुना और उनको एक्रेडिटेशन देके अपने साथ जोड़ा ताकि वो स्कूल्स एनआईएस के लिए एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स का काम करें और एनआईएस के छात्र छात्राओं को एकेडमिक सपोर्ट प्रदान करें। एनआईएस में कोई स्कूल यदि एक्रेडिटेशन चाहता है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि उनको पता होना चाहिए कि किस तरह का एक्रेडिटेशन यहाँ पे वो ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एक्रेडिटेशन ले सकते हैं और किस किस तरह की उनकी सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्रेडिटेशन। एनआईएस में जब आप एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो टाइप ऑफ एक्रेडिटेशन में आपको दिखेंगे एकेडमिक स्टडी सेंटर्स, वोकेशनल स्टडी सेंटर्स एंड स्टडी सेंटर्स फॉर ओपन बेसिक एजुकेशन कोर्सेज। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, academic study centers which are called accredited institutes, academic study centers 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए एक्रेडिटेट उनको किया जाता है। सो एकेडमिक स्टडी सेंटर्स में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं जिनके थ्रू, जिन स्टडी सेंटर्स के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एनआईएस के लर्नर्स इन स्टडी सेंटर्स पर जाकर अपनी क्लासेस या डाउट क्लियरिंग सेशंस या प्रैक्टिकल्स या फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट की जानकारी वहाँ पा सकते हैं और वहाँ पे पीसीपी अटेंड कर सकते हैं। एकेडमिक स्टडी सेंटर्स में ही सेड सेंटर्स, स्पेशली एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग्स, दिव्यांगजन एनआईएस में यदि एडमिशन लेते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में, उनके लिए भी एकेडमिक स्टडी सेंटर्स होते हैं और उनमें वो जाकर अपनी डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह एकेडमिक स्टडी सेंटर्स में आईटीआई के लर्नर्स के लिए भी, आईटीआई के जो हमारे आईटीआईज हैं इंडिया में, भारतवर्ष में जो आईटीआईज हैं वो भी हमारे एकेडमिक स्टडी सेंटर्स बनते हैं। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, आईकेटी, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो हमारे कोर्सेज हैं वो भी एकेडमिक स्टडी सेंटर्स, एआईज के माध्यम से चलाए जाते हैं। और नीपिया, जो हमारे फौजी भाई हैं वो भी जब एनआईएस में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेडली एकेडमिक स्टडी सेंटर्स को नीपिया के माध्यम से, नीपिया के स्टडी सेंटर के माध्यम से चलाया जाता है और कोर्स उनको प्रदान किए जाते हैं।
जिस तरह एकेडमिक के स्टडी सेंटर्स जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए बनाए जाते हैं, उसी तरह ओपन बेसिक एजुकेशन जिसमें लेवल ए जो कक्षा 3 के समकक्ष है, लेवल बी जो कक्षा 5 के समकक्ष है और लेवल सी जो कक्षा 8 के समकक्ष है, इन कोर्सेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, इन स्टूडेंट्स को ओबीई के कोर्सेज प्रदान करने के लिए ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए भी एक्रेडिटेशन एनओएस की तरफ से दिया जाता है। एनओएस में स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जिसमें कि छात्र छात्राएं नामांकन लेते हैं और अपना स्किल में बढ़ोतरी करते हैं। इन कोर्सेज को, वोकेशनल कोर्सेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो स्टडी सेंटर्स बनाए जाते हैं, वो वोकेशनल एजुकेशन की एक्रेडिटेशन के माध्यम से बनाए जाते हैं। एनआईएस में 100 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं वोकेशनल कोर्सेज में, जो कि भिन्न भिन्न सेक्टर्स में हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बिजनेस एंड कॉमर्स, कंप्यूटर एंड आईटी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेज एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। तो इस तरह से वोकेशनल कोर्सेज के लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं जो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से इन वोकेशनल स्टडी सेंटर्स के थ्रू, जिनको AVIs बोला जाता है, एक्रीडेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनके माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब एकेडमिक के स्टडी सेंटर्स को AIs, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल स्टडी सेंटर्स को AVI, एक्रीडेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंड OBE, ओपन बेसिक एजुकेशन के जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, उनको AA, एकेडमिक एजेंसीज के नाम से कहा जाता है। एनआईओएस में एक्रेडिटेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, हु इज एलिजिबल एंड हु कैन अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन, उसकी जानकारी अगर हम देखें, जनरल स्कूल एकेडमिक कोर्सेज के, जनरल स्कूल्स मींस एकेडमिक कोर्सेज 10वीं और 12वीं के लिए यदि कोई एक्रेडिटेशन हमसे चाहता है एनआईओएस से, तो वो स्कूल मस्ट बी एफिलिएटेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या CBSE या CISCE फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। अगर हम इसको समझें तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड स्कूल या CBSE से एफिलिएटेड स्कूल या CISCE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल जो कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो, वो एनओएस में एकेडमिक कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। दैट मीन्स एनी स्कूल which is affiliated from a recognized state board of school education or recognized from Central Board of Secondary Education CBSE or recognized and affiliated from the CISCE are eligible to apply for accreditation in NIOS for secondary and senior secondary level. अब जैसे कि हमने कहा, एनआईओएस में दिव्यांग लर्नर्स के लिए डेडिकेटेडली सेपरेट स्टडी सेंटर्स होते हैं, जिनको SAID, SAIED, स्पेशली एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग, उनको अगर एनआईओएस में SAID सेंटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू शुड बी एन NGO और अ रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन में एंगेज्ड हो या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती हो, वो इंस्टीट्यूट एनआईओएस में SAID सेंटर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। NGOs और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़
engaged in education of specially abled children and in philanthropic activities who are getting grant from government, either state government or central government. They are eligible to apply for SAID center. Such institutes, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो NGOs हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, उनको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने की परमिशन होनी चाहिए. दैट मीन्स ये जो NGOs या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होंगी, उनके पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एजुकेशन रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि दिव्यांग जनों के लिए चलाने के लिए होते हैं, सर्टिफिकेशन होना चाहिए. उनको RCI का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा. या जो इंस्टीट्यूट्स डिसेबिलिटी के एरिया में PWD एक्ट 1995, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अंतर्गत हैं और जिनके पास PWD का सर्टिफिकेट है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से, वो इंस्टीट्यूट्स भी सेड सेंटर के लिए NOS में अप्लाई कर सकते हैं. किस तरह की सर्विसेज ये स्टडी सेंटर्स यूज कर सकते हैं? NOS में जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स या रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो स्टडी सेंटर बनेंगी, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ NOS में करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एक्रेडिटेशन के लिए स्कूल अप टू सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको फ्रेश एक्रेडिटेशन कहा जाता है. या जो हमारे एग्जिस्टिंग सेकेंडरी लेवल के एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, AIs हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, वो अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेडेशन मीन्स फ्रॉम सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, अपग्रेडेशन के लिए भी NOS में अप्लाई कर सकते हैं एक्रेडिटेशन के माध्यम से. या जिन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स जो AIs, NOS के पहले से जो AIs हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, जिनके पास पहले सीटिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड की कैपेसिटी, अगर पहले उनके पास कम कैपेसिटी अलॉट हुई थी, मान लीजिए 150 कैपेसिटी उनको अलॉटेड थी, अब वो ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज अपने स्कूल में अगर इंस्टेड ऑफ 150 अगर वो 300 या 500 की कैपेसिटी लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं एक्रेडिटेशन के माध्यम से. यदि NOS में पहले से एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट जिनके पास स्टडी का मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शंस का कोई एक मीडियम, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, तमिल, इस तरह के जो मीडियम है उनको पहले अगर कोई प्रोवाइड किए गए, मान लीजिए 2 मीडियम उनके पास दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी, अब वो कोई रीजनल मीडियम भी लेना चाहते हैं अपने स्टडी सेंटर में, तो वो भी एक्रेडिटेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं. किसी भी स्टडी सेंटर को, किसी भी स्कूल को NOS में एक्रेडिटेशन के माध्यम से फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर एक्रेडिटेशन या कोई भी सर्विस यूज करने के लिए, मान लीजिए सीट अपग्रेडेशन के लिए या मीडियम ऐड करने के लिए, कोर्स अपग्रेडेशन के लिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं, तभी उनका सेंटर, उनका स्कूल एक्रेडिट होता है या अपग्रेड होता है. तो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट से अगर हम उनकी बात करें, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है? या तो जैसे अभी हमने कहा कि स्कूल, मदरसा जो कि वक्फ बोर्ड या मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हो, वो जेल, भारतवर्ष में जितनी जेल हैं वो भी, उनमें से बहुत सारी जेल्स हमारे स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे कैदियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, NOS उसमें भागीदार है. और जेल भी हमारा स्टडी सेंटर्स बनते हैं, तो जेल हमारे स्टडी सेंटर्स बन सकते हैं. कॉलेजेस और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनकी एलिजिबिलिटी हमने अभी बताई, वो अप्लाई कर सकते हैं. उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सी टाइप के स्टडी सेंटर के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. यदि कोई स्कूल
एनएमएस में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए एक्रीडेट होना चाहता है, एक्रीडिटेशन का इच्छुक है, उनके पास यूडाइस कोड, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का कोड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये सिस्टम चलाया जाता है, यूडाइस प्लस, वो यूडाइस का कोड हर स्कूल को, हर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर कोई स्कूल जो एलिजिबल है और वो एनओएस में एक्रीडिटेशन चाहता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, तो उनके पास यूडाइस कोड होना मैंडेटरी है। यदि कोई एनजीओ या रजिस्टर्ड सोसाइटी एनओएस में ओबी के सेंटर्स के लिए या वोकेशनल कोर्सेज के लिए अगर कोई अप्लाई करते हैं, तो उनके पास दर्पण आईडी होना मैंडेटरी है। ये सभी एनजीओज और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। स्कूल्स के लिए यूडाइस कोड, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज के लिए यूडाइस कोड, एनजीओज रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के लिए दर्पण आईडी, ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। हर एक तरह का स्कूल या एनजीओ जो भी एनओएस में रजिस्ट्रेशन करेंगे एक्रीडिटेशन के लिए, उनके लिए लैंड रिक्वायरमेंट और क्लासरूम साइज और लेबोरेटरीज, इनकी क्लियर डेफिनेशंस हैं। वो क्लियर डेफिनेशंस आप अगर फुलफिल करेंगे तभी आप एनओएस में एक्रीडिटेशन के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल बिल्डिंग एंड लैंड एरिया, तो जो भी स्कूल, अभी अगर हम एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए जो स्कूल्स रजिस्टर करना चाहते हैं, उनकी अगर हम बात करें, उन्हीं पे अगर हम चर्चा करें, तो ओनरशिप और लीज डॉक्यूमेंट जो होगा वो इन द नेम ऑफ स्कूल और सोसाइटी और ट्रस्ट रनिंग द स्कूल के नाम पे होना चाहिए। जो ट्रस्ट या जो सोसाइटी स्कूल को चला रही है, तो लैंड के डॉक्यूमेंट या ओनरशिप के डॉक्यूमेंट या लीज के डॉक्यूमेंट वो उनके नाम पे होने चाहिए। मिनिमम लैंड एरिया फॉर अ स्कूल to get accredited in NIOS for secondary and senior secondary courses is 2000 square meters। कोई भी स्कूल जो NIOS में एक्रीडिटेशन चाहता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए, उनके पास कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर एरिया का लैंड होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड इज नंबर ऑफ क्लासरूम्स एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी। एनओएस में जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए स्टडी सेंटर्स एक्रीडेट किए जाते हैं, उनकी अलग अलग 3 तरह की टाइप हैं। 3 तरह के टाइप का मतलब नंबर ऑफ एनरोलमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन बी एनरोल्ड इन अ स्कूल, इन अ स्टडी सेंटर, उसके बेस पे टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी बनाए गए हैं, जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। अगर टाइप ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका स्कूल में कम से कम 20 क्लासरूम होने चाहिए और हर क्लासरूम का साइज 15 बाई 20 स्क्वायर फीट यानी कि 300 स्क्वायर फीट का क्लासरूम होना चाहिए। तो 20 क्लासरूम 300 स्क्वायर फीट के अगर आपके पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं टाइप ए। टाइप ए मतलब जिसमें 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन टाइप ए स्टडी सेंटर। यदि आपके पास 20 क्लासरूम्स नहीं है 15 बाई 20 एरिया के स्क्वायर फीट के, यदि आपके पास 15 क्लासरूम्स हैं, तो आप टाइप ए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप टाइप बी के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। टाइप बी में 300 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 सेशन अलाउ किए जाते हैं। अगर आपके पास 10 क्लासरूम्स हैं, मिनिमम 10 क्लासरूम्स हैं, तो आप टाइप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टाइप बी या टाइप ए के लिए नहीं कर सकते हैं अप्लाई। टाइप सी में 150 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेशन में आप एनरोल कर पाएंगे। तो स्कूल बिल्डिंग, लैंड एरिया, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी फैसिलिटी शुड बी देयर इन द स्कूल टू गेट एक्रीडिटेशन। टीचिंग स्टाफ, सेकेंडरी लेवल का अगर आप एक्रीडिटेशन चाहते हैं, अगर आप अपने स्कूल में एनओएस का सेकेंडरी लेवल का एक्रीडिटेशन स्टडी सेंटर बनना चाहते हैं,
तो आपके पास एटलीस्ट वन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी होना चाहिए सेकेंडरी लेवल का, अगर आप स्टडी सेंटर बनना चाहते हैं। यदि आप सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए स्टडी सेंटर के लिए एक्रेडिटेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेंड पीजीटीज इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए, जो सब्जेक्ट्स एनओएस में अवेलेबल है, उन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेंड टीजीटीज होना मैंडेटरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम आगे करें तो लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें, लैब्स, अगर आप सेकेंडरी लेवल के स्टडी सेंटर के लिए एक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक मल्टीपर्पज साइंस लैब, जिसको कंपोजिट लैब भी बोला जाता है, होना मैंडेटरी है, ताकि वहाँ पे साइंस के प्रैक्टिकल किए जा सके सेकेंडरी लेवल के कोर्सेज में। तो एक मल्टीपर्पज साइंस लैब, जिसको कंपोजिट लैब भी कहा जाता है, वो होना ज़रूरी है। यदि आप सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और विद साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास सेपरेटली फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब एंड कंप्यूटर साइंस लैब होना ज़रूरी है। सीनियर सेकेंडरी पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस लैब होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में ज्योग्राफी लैब, मैथमेटिक्स लैब, उस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मैंडेटरी हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स पे आने से पहले, सबसे पहले अगर हम देखें एक्रेडिटेशन फीस ₹30,000 पर रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन पे करनी है। ₹30,000 फॉर एक्रेडिटेशन फीस is to be paid online only. Demand draft, cash, check are not acceptable in NIOS. Documents में copy of the certificate of registration of the society, यदि जो स्कूल या इंस्टीट्यूट NIOS में एक्रेडिटेशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उनके पास सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्लियरली, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। सो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपको स्कैन करके PDF बना के डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी विद देयर ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस, वो भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF फाइल बना के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और मैंडेटरीली आपको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपलोड करना है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग अप ओपन स्कूलिंग कोर्सेज विद सिग्नेचर, जो मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स होंगे उनका रेजोल्यूशन कि हाँ वो ओपन स्कूलिंग के कोर्सेज लेना चाहते हैं NOS से, और उनके सिग्नेचर उस पर रेजोल्यूशन पे होंगे और उसकी स्कैन्ड कॉपी आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट की श्रृंखला में अगर हम आगे चलें तो कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ एफिलिएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे हमने कहा कि यदि कोई स्कूल स्टेट बोर्ड या CBSE ICSE से रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहाँ से एफिलिएटेड हैं, तो उनके एफिलिएशन सर्टिफिकेट की कॉपी, उनका जो एफिलिएशन लेटर होता है उसकी कॉपी स्कैन करके अपलोड करना है। बट ये सेड सेंटर्स, जो दिव्यांगजनों के लिए सेंटर्स होते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज बाकी सभी स्कूल्स जो कि स्टेट बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड CBSE या ICSE से रिकॉग्नाइज्ड हैं, एफिलिएटेड हैं, उनका एफिलिएशन लेटर की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। कॉपी ऑफ द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम
एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी फॉर लास्ट 3 ईयर्स। जिस वर्ष में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स की ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर उस सोसाइटी की आपको अपलोड करनी है। अब जैसे कि हमने टीचर्स की क्वालिफिकेशन, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस इन दैट इंस्टीट्यूशन, उसकी लिस्ट भी आप लगाएंगे। क्योंकि हमने जब इससे पहले अभी बताया था कि अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एक्रेडिटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कोर्सेज आप अपने यहाँ पर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के आप NIS से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए PGTs एंड TGTs की रिक्वायरमेंट है और उसकी डिटेल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मिनिमम 4 फोटोग्राफ्स ऑफ लैब एंड बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। हमने पहले देखा कि बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड, लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड, मिनिमम लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड। सीनियर सेकेंडरी विद साइंस अगर आप स्टडी सेंटर चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। अगर सेकेंडरी लेवल पे आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंपोजिट लैब होनी चाहिए। तो 4 फोटोग्राफ्स ऑफ दीज लैब्स एंड बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, इनकी फोटोग्राफ्स आपको स्कैन करनी है, पहले खींचनी है, स्कैन करनी है और अपलोड करनी है। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू लैंड ऑफ स्कूल, जो लीज पे अगर है तो उसकी कॉपी, या ओनरशिप अगर आपकी है तो उसकी लैंड की डॉक्यूमेंट की कॉपी, वो आपको अपलोड करनी होगी। एफिडेविट ड्यूली फिल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेंट स्कूल, जो स्कूल NIS में स्टडी सेंटर के लिए एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रिंसिपल के साइन से, ड्यूली एफिलिएटेड बाय प्रिंसिपल, एक एफिडेविट आप अपलोड करेंगे। परफॉर्मा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो कोऑर्डिनेटर होते हैं। अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल को अगर वो नॉमिनेट करते हैं टू बी ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल फॉर NIOS, अगर वो एक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो परफॉर्मा उसका अपलोड करेंगे। MOU की कॉपी अपलोड करेंगे एंड कॉपी ऑफ रिकग्निशन। अब ये सेड सेंटर के लिए, अगर कोई दिव्यांग सेंटर के लिए, मतलब जो दिव्यांग लर्नर्स के लिए जो सेंटर आप अगर आप अप्लाई करते हैं NIS में, तो कॉपी ऑफ द रिकग्निशन या अप्रूवल फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी कॉपी अपलोड करेंगे। या आपके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है तो वो सर्टिफिकेट की कॉपी आप अपलोड करेंगे। यदि आप सेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्पेशली एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग लर्नर्स के लिए अगर आप स्टडी सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास RCI का सर्टिफिकेट है या आपके पास PWD एक्ट 1995 का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो उसके साथ आप लिस्ट ऑफ स्पेशल टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स, उनकी कंप्लीट लिस्ट विद देयर क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस, वो भी आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी अलॉन्ग विद कॉपी इन रीजनल मीडियम। यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं जहां पर कि इंग्लिश में डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप रीजनल मीडियम का डॉक्यूमेंट साथ में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय द पब्लिक नोटरी, वो भी आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। इन 16 डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी PDF बनाकर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना है। यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इनवैलिड डॉक्यूमेंट यदि आप अपलोड करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि हम अब एक्रेडिटेशन सिस्टम की बात करें, एज अ होल एक्रेडिटेशन पोर्टल की बात करें, तो एक्रेडिटेशन अगर हम इसको नाम देते हैं 100% ऑनलाइन है, जहां पर कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी, इंस्पेक्शन फिजिकल होगी, लेकिन फिजिकल इंस्पेक्शन होने के बाद
उसकी रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। तो 100% ऑनलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन रिपोर्ट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर दिस सिस्टम। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन वर्ष में 2 बार, रजिस्ट्रेशन वर्ष में 2 बार 2-2 महीने के लिए ही ओपन होगा। आप यदि एनओएस में एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन विंडो जब खुलेगी उन्हीं 2 महीनों में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन विंडो की लास्ट डेट क्लोज होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 6 महीने बाद जब रजिस्ट्रेशन फिर से खुलेगा तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने कहा 2 महीने के लिए विंडो खुलेगी और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेमेंट करेंगे। रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने किया, रजिस्ट्रेशन से विद इन 10 डेज आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की एक्रेडिटेशन के लिए पूरी फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फीस पे करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। उस डैशबोर्ड पे लॉगिन करके भी आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन कितने लेवल पे पहुंचा है, इंस्पेक्शन कब होगा, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अपलोड हुई कि नहीं। उस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करके चेक करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्टर किया होगा उस पर OTP पाकर भी आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ई सर्विसेज जैसे हमने अभी पहले भी बताया, आप अपना सेंटर, यदि आप बन गए, हमारा एक्रेडिटेशन सेंटर बन गया है आपका, तो आप अपग्रेडेशन के लिए सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी या कोऑर्डिनेटर को चेंज करने के लिए, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए या मीडियम ऐड करने के लिए, उस तरह की सभी सर्विसेज को ई सर्विसेज के नाम से जाना जाता है और वो आप ऑनलाइन माध्यम से अपने डैशबोर्ड से ही कर पाएंगे। प्रोसेस की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, एक्रेडिटेशन का SOP, जिस तरह से एडमिशन का प्रोस्पेक्टस होता है उसी तरह एक्रेडिटेशन का SOP, जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सब आप पहले पढ़ेंगे। उसके बाद यू एसेस द नीड। जब हम नीड असेसमेंट की बात करते हैं तो स्कूल्स, NGOs, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, NOS में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप चेक कीजिए, नॉर्म्स पढ़िए, गाइडलाइंस पढ़िए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एक्रेडिटेशन के लिए वो देखिए। उसके बाद चेक कीजिए कि NIOS में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अपना स्कूल एस्टेब्लिश करके स्टडी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे पहले से सीट यूटिलाइजेशन फुल है। अगर नहीं, मान लीजिए आपके एरिया में पहले से 5 या 6 या 10 स्टडी सेंटर्स हैं और उनकी सीटिंग कैपेसिटी 500 है, लेकिन सभी में 50 या 100 या 200, 300, 50%, 60% उसकी फिलिंग कैपेसिटी हुई है और यूटिलाइजेशन 60% है, तो आप चेक कीजिए कि आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। रीजनल सेंटर भी नीड असेसमेंट करेंगे और तभी आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेंगे। तो वो नीड असेसमेंट आप पहले कीजिए, अन्यथा आप फीस पे करने के बाद भी अगर आपका स्टडी सेंटर की वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो NIS कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर एक्रेडिटेशन। आप SOP पढ़िए, नीड देखिए, उसके बाद डिटेल सबमिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फीस भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप अपलोड कर देंगे और फीस पे करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद रीजनल सेंटर वेरिफिकेशन करेंगे। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फी पेमेंट बाय द स्कूल वेरिफिकेशन हो जाएगी और वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
आप अपने ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म जो आपने किया रजिस्ट्रेशन, उसका प्रिंट आउट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रीजनल सेंटर पे सबमिट करेंगे। रीजनल सेंटर वेरिफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपके डेटा की, जो आपने रजिस्टर किया ऑनलाइन वो डेटा, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ऑनलाइन, और जो आपने प्रिंटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रीजनल सेंटर पे सबमिट किए, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। इंस्पेक्शन कमेटी से पहले रीजनल सेंटर पे स्क्रीनिंग बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके डेटा को फिर से रीवेरीफाई करेंगे। इंस्पेक्शन कमेटी विल फिजिकली विजिट द स्कूल हु हैज अप्लाइड फॉर द एक्रीडिटेशन। तो इंस्पेक्शन कमेटी आपके स्कूल पे फिजिकली विजिट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में लिखी है कि आपके पास इतने क्लासरूम्स हैं, आपके पास लैब है, आपके पास इतना बड़ा स्कूल है, लैंड एरिया है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में लिखी है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्शन कमेटी रीजनल सेंटर के माध्यम से हेडक्वार्टर पे सबमिट करेंगे। तब हेडक्वार्टर उस प्रोसेस को आगे वेरीफाई करेंगे और प्रोसेस करेंगे। यदि इनमें से किसी भी लेवल पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई, तो आपका डॉक्यूमेंट यदि ठीक नहीं है या डेटा में कोई मिसमैच है, या इंस्पेक्शन कमेटी ने पाया कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है और आपका जो ओरिजिनल एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई मिसमैच है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो बड़ी ध्यान से करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए और करेक्ट डॉक्यूमेंट दीजिए। इंस्पेक्शन की जहाँ तक बात है, एक्रेडिटेशन के लिए भी इंस्पेक्शन होता है। रिन्यूअल, अगर आपका एक्रेडिटेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए यदि आपका एक्रेडिटेशन किया गया है एक स्टडी सेंटर का, तो 5 साल के बीच में सरप्राइज इंस्पेक्शंस होंगे। 5 साल खत्म होने से पहले जब आपका रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो रिन्यूअल से पहले इंस्पेक्शन होगा, तभी आपका रिन्यूअल की प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। यदि आपका सेंटर, स्टडी सेंटर किसी भी वजह से डिसएक्रेडिटेट या नॉन फंक्शनल कर दिया गया है, तो री एक्रेडिटेशन के लिए भी री इंस्पेक्शन होगा। यदि हम एक्रेडिटेशन की फीस की बात करें, 30,000 रुपीज इज नॉन रिफंडेबल एक्रेडिटेशन फीस फॉर स्टडी सेंटर्स इन इंडिया। यदि भारत में आप कोई स्कूल, एनजीओ, रजिस्टर्ड सोसाइटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एनओएस के साथ एक्रेडिटेशन करके जुड़ना चाहते हैं, उनको एक्रेडिटेशन के लिए 30,000 फीस सबमिट करनी है ऑनलाइन। एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते टाइम आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले 10,000 रुपये पे करेंगे। आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे, और जब रीजनल सेंटर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके डेटा को प्रिलिमिनरी लेवल पे वेरीफाई कर देंगे, तो आप रेस्ट ऑफ द बैलेंस 20,000 रुपीज़ पे करेंगे, और उसके बाद रीजनल सेंटर आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन फीस एंड एप्लीकेशन फीस टोटल मिला के दोनों एक्रेडिटेशन फीस होती है 30,000 रुपये, जो कि आपको एक्रेडिटेशन के लिए पे करनी है। रिन्यूअल फीस 15,000 रुपये रिन्यूअल फीस है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड या एक्रेडिटेशन पीरियड यदि 5 साल है, तो 5 साल के बाद आपका रिन्यूअल फीस आपको मैंडेटरली पे करना है, जो कि 15,000 रुपये। री एक्रेडिटेशन फीस, किसी भी वजह से अगर आपका स्कूल, स्टडी सेंटर या एनजीओ डिसएक्रेडिट किया गया एनओएस से, तो री एक्रेडिटेशन के लिए आपको 50,000 रुपये री एक्रेडिटेशन फीस पे करनी होगी। ई सर्विसेज के बारे में हमने आपको बताया, जहाँ पर स्टडी सेंटर जो एग्जिस्टिंग स्टडी सेंटर है वो ही ई सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं फॉर चेंजिंग या अपडेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर इन्फो। अगर आपका स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर जो हैं, आप उनका नाम बदलते हैं या स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर बदलते हैं, चेंज करते हैं, या उनके डेटा में कुछ अपडेट करते हैं,
तो आप ई सर्विसेज यूज़ करेंगे। यदि आप सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड करते हैं, कोर्स अपग्रेड करते हैं, तब भी, यदि कोई मीडियम ऐड करते हैं तब भी, यदि वोकेशनल कोर्सेज का कोई नया ट्रेड लेते हैं तब भी आप ई सर्विसेज यूज़ करेंगे। अपने स्टडी सेंटर की एड्रेस या बैंक डिटेल आप अपडेट करेंगे तो भी ई सर्विसेज यूज़ करेंगे। सीट इंक्रीज करने के लिए भी आप ई सर्विसेज का ही यूज़ करेंगे। एनओएस में यदि आप स्टडी सेंटर एक्रीडिटेशन पा लेते हैं तो उसके बाद रिन्यूअल, री एक्रीडिटेशन और डिसएक्रीडिटेशन, ये ई एक्रीडिटेशन पोर्टल के माध्यम से ही होगा और ये ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे, जिसमें कि यदि आपका सेंटर 5 साल के लिए बनाया गया है तो 5 साल ख़त्म होने से पहले, लगभग 1 महीना पहले, आपको नोटिफिकेशंस दिए जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका इस पर्टिकुलर डेट पे आपका रिन्यूअल ख़त्म हो रहा है, आप कृपया रिन्यूअल फीस पे कीजिए। तो रिन्यूअल फीस भी आप पोर्टल के माध्यम से करेंगे। री एक्रीडिटेशन भी पोर्टल के माध्यम से होगा। एग्ज़ाम रिलेटेड, पीसीपी रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ वो इस पोर्टल के माध्यम से ही आपके स्टडी सेंटर के साथ लिंक की जाएंगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में यदि हम देखें तो आप एक्रीडिटेशन के लिए जो 30,000 रुपीज़ फीस पे करेंगे उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और फीस एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं की जाएगी। एंड 50 रुपीज़ विल बी चार्ज एज एडिशनल अलॉन्ग विद द एक्रीडिटेशन फीस एज प्रोसेसिंग फीस। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 20,000 रुपीज़, जैसा कि अभी हमने कहा कि 30,000 रुपीज़ एक्रीडिटेशन टोटल फीस है, जिसमें पहला 10,000 रुपीज़ आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरेंगे। रीजनल सेंटर की वेरिफिकेशन के बाद आप 20,000 रुपये विद इन 10 डेज फ्रॉम द डे ऑफ वेरिफिकेशन बाय द रीजनल सेंटर वो आप पे करेंगे। नीड असेसमेंट आप चेक करेंगे। स्कूल्स ऑफ दिल्ली एनसीआर, schools of Delhi NCR affiliated with UP board are not allowed for accreditation। इस तरह से आप पोर्टल पर, एनओएस का एक्रीडिटेशन के पोर्टल पर आप जाकर कौन कौन से बोर्ड्स से एफिलिएटेड स्कूल्स एलिजिबल नहीं है वो भी चेक कर लीजिए और क्लियरली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स की इमेज या पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी होगी। एंड एप्लीकेशन विद एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन में या आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, किसी भी तरह की कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी, तो आपके डॉक्यूमेंट और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा और आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी, वो फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। एनआईओएस का एक्रीडिटेशन सिस्टम जो कि ई एक्रीडिटेशन कहलाता है, वो ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, एनालिटिक्स बेस्ड और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में उभर रहा है। और ये पूरे एक्रीडिटेशन की जो प्रक्रिया होगी, फ्रॉम स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन टू एक्रीडिटेशन 100% इज़ ऑनलाइन और इसी पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी पेमेंट करेंगे एक्रीडिटेशन के लिए। धन्यवाद।